हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने लेट्स क्रैक नाम की सीरीज की शुरुआत की है, जिसका आज हमारा डे 27 है। आज हम अपने डे 27 में नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे, जिसका नाम है कैलेंडर। कैलेंडर का ये हमारा पार्ट 1 है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारा डे 27 है कैलेंडर टॉपिक का, जिसका पार्ट 1 है। ऑलरेडी आपको पता होना चाहिए कि हमने 26 पार्ट तक में, या कहें डे 26 तक में, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर कर लिया है। उम्मीद है आपने उन सभी प्रीवियस टॉपिक को हमारी यूट्यूब की प्लेलिस्ट में जाकर, रीजनिंग की प्लेलिस्ट में जाकर देख लिया होगा और आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। तो हम अपने आज नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे कैलेंडर की। वास्तव में कैलेंडर में हमारे 4 से 5 पार्ट आएंगे, जिसमें हम आपको काफ़ी डिटेल से कैलेंडर के टॉपिक को कवर करा देंगे। हम क्या करेंगे कि इसमें बिल्कुल शून्य से, जहाँ से आपको नहीं समझ में आता वहाँ से शुरू करके शिखर तक के प्रश्नों को सॉल्व कराएंगे। लेकिन मेरा एक सुझाव है इस प्रकार के टॉपिक को पढ़ते वक्त कि आपने अभी तक 26 डे तक में जितना पढ़ा है, ठीक है, उन टॉपिक पे आप ज़्यादा फोकस करिए। अपेक्षाकृत अब 27 के बाद वाले जितने टॉपिक आएंगे, अगर आपके पास समय है तो फिर आप ज़रूर कैलेंडर से लेके 40 पार्ट तक के सभी वीडियोस देख लीजिए। लेकिन अगर आपको बार बार रिवाइज करना है तो उसके लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद है 1 से लेके 26 तक। आप सोच रहे होंगे हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब कैलेंडर का क्वेश्चन पूछा जाता है यूपीएससी में, तो या तो सबसे सरल पूछा जाएगा या तो डिफ़िकल्ट पूछा जाएगा। और जब आप डिफ़िकल्ट वहाँ पे करते हैं ना, तो टाइम काफ़ी ज़्यादा टेक कर लेता है। उसकी जगह पे आप कुछ और कर लेंगे, वो ज़्यादा आपको सहूलियत देगा, ठीक है। तो मेरी ये पर्सनली रिकमेंडेशन है कि या तो आप अपने 26 पार्ट तक को बार बार रिवाइज कर लें, और 26 के बाद के जो भी ये टॉपिक आएँ कैलेंडर से संबंधित, या आगे आपका मिरर आएगा या क्यूब आएगा, तो उनको आप कम से कम देखें, या क्लॉक आएगा। क्यों? क्योंकि इतना इम्पोर्टेंट वो टॉपिक है नहीं। एक क्वेश्चन आएगा, 1.5 क्वेश्चन आएगा, तो उसमें हम अपना टाइम क्यों वेस्ट करें, और फिर हम कैलेंडर को 5 से 6 बार रिवाइज भी कर लें और बट यूपीएससी में हम क्वेश्चन ही ना सॉल्व कर पाएँ, तो कोई फ़ायदा ही नहीं। हालांकि ये बातें कोई बताता नहीं है आपको, कि वो तो यही कहेंगे सब कुछ पढ़ डालो, लेकिन हमारा पर्पज़ पढ़ाना ही नहीं है, हमारा पर्पज़ है सही से पढ़ाना। क्लियर? तो हम तो पूरा कवर कराएंगे ही कोर्स, क्योंकि हमें तो सिलेबस के हिसाब से आपको कवर कराना है। बट हमारा उद्देश्य ये है कि 1 से लेकर 26 को आप अगर 10 बार रिवाइज़ करते हैं, तो 27 से लेकर 40 तक को आप केवल 2 से 3 बार ही रिवाइज़ करें। क्लियर? तो इतनी बातें आप समझ गए होंगे। इसके अलावा आप में से जो लोग पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं, उनको पता होना चाहिए कि हमने आपकी तैयारी को हर हाल में कंप्लीट कराने के लिए न केवल GS 1 के पेपर की शुरुआत की है, बल्कि GS 2 से लेकर बैक ईयर, साथ ही हम आपको MCQ प्रैक्टिस के माध्यम से हर हाल में प्रीलिम्स को मजबूत बनाते हैं। आप में से जो बच्चे हमारे टेलीग्राम चैनल से न जुड़े हों, वो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक की मदद से हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर नित्य अपने 80+ MCQ नित्य सॉल्व कर सकते हैं। साथ ही वहाँ पे मैपिंग, शॉर्ट वीडियो, मोटिवेशनल स्पीचेस, कई सारी चीज़ें आपको मिलती हैं जो आपको नित्य यूपीएससी की तैयारी में हर हाल में स्ट्रॉन्ग करेंगे। क्लियर? इसके अलावा जितनी भी इससे डिटेल जानकारी है वो आप हमारे यूट्यूब की प्लेलिस्ट में जाकर लेट्स क्रैक के प्रोमो वीडियो को देखिएगा। वहाँ पे हमने काफ़ी गहनतापूर्वक इन सभी 10 सीरीजों के बारे में बताया है। बार बार अगर हम आपको बताएंगे तो आप में से कई सारे बच्चे इरिटेट हो जाएंगे। क्लियर? क्योंकि ऑलरेडी वो शुरू से हमारी इन पूरी क्लासेस को देखते चले आ रहे हैं, तो उनको फिर दिक्कत होती है। तो इसलिए हमने कोशिश ये की है कि अब आपसे हम यही कहेंगे कि आप केवल प्रोमो वीडियो को देखिए और वहाँ से समझ जाइए। और अगर वहाँ से भी नहीं समझ सकते तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हर एक चीज़ को हमने डिटेल रूप से कंपाइल कर दिया है। क्लियर? तो अब हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। तो आज की जो क्लासेस हैं, जैसा कि हमने आपको बताया कि ये इम्पोर्टेंट कम है। क्यों इम्पोर्टेंट कम है? क्योंकि अब क्या है कि अब आप जो भी चीज़ पढ़ेंगे तो उसमें आपको याद ज़्यादा चीज़ें करनी है। अर्थात अब आपको फार्मूला बेस वाली तैयारी करनी है। और फार्मूला बेस की तैयारी हम ये मानते हैं कि जो आर्ट्स के स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए काफ़ी डिस्टर्बेंस का काम करती है, या कहें कि उनको काफ़ी जटिलता प्रतीत कराती है। तो आपको चिंतित नहीं होना है,
क्योंकि इससे एक ही प्रश्न आएगा और वो प्रश्न आप नॉर्मल तरीके से भी सॉल्व कर लेंगे अगर आपको फार्मूला नहीं भी पता होगा। ठीक है, तो आप काम ये कर सकते हैं, इस वीडियो को देख लें, इसमें जो फार्मूले दिए हैं उनको देख लें और कोशिश करें कि अगर याद हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं याद होता है तो इस पूरे की पूरी सीरीज को स्किप भी कर सकते हैं। क्लियर? तो हमारा क्योंकि पर्पस है कि आपका प्रीलिम क्लियर हो, ना कि सीसेट में आप टॉप करें। ठीक है, तो इस एक क्वेश्चन से आप पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो फिलहाल आप बस देख लीजिए। ठीक है, क्योंकि फार्मूला बेस्ड चीज़ें हैं, समझ में आ जाए तो आगे तक वीडियो जारी रखिएगा, ना समझ में आप स्किप कर दीजिएगा। ठीक है, अगर टाइम है, नेक्स्ट ईयर आप 2022 में देना चाहते हैं तो ज़रूर देखें, इसी वर्ष आप देना चाहते हैं तो मत देखें। ठीक, चलिए, क्या है साधारण वर्ष और लीप वर्ष। अर्थात आप जब भी कैलेंडर को पढ़ते हैं तो कैलेंडर को पढ़ते वक्त आपको दो वर्ड मिलेंगे, एक तो मिलेगा साधारण वर्ष का और एक मिलेगा लीप वर्ष का। हमेशा हमारे जीवन में ये शब्द आते रहते हैं, खासतौर पर जब फरवरी 29 और 28 की होती है तो दिमाग में ये गूंजने लगता है कि आखिरकार लीप वर्ष क्या होता है और साधारण वर्ष क्या होता है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, साधारण वर्ष में जो दिन होते हैं वो 365 होते हैं। ठीक है, लीप वर्ष में जो दिन होते हैं वो आपके 366 होते हैं, मतलब एक दिन उसमें एक्स्ट्रा होता है साधारण वर्ष की अपेक्षा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा वास्तव में होता है अर्थ के रोटेशन के कारण। अर्थ जब अपनी ध्रुवी पर घूमती है तो वो नित्य क्या होता है कि 2.5 मिनट एक्स्ट्रा लेती है। क्लियर? तो ऐसा करते करते वो एक वर्ष में 24 घंटे एक्स्ट्रा कर लेती है। ठीक, तो वो जाके 4 साल में आपका ऐड हो जाता है। समझ गए? तो वही चीज़ है यहाँ पे। क्लियर? तो इस चीज़ को देखते हैं, क्या है कि प्रत्येक 4 वर्ष में लीप वर्ष आता है, आपको ये पता होना चाहिए। अब आपके मन में आएगा कि ठीक है, 4 वर्ष में लीप वर्ष आता है तो कैसे हम निकालेंगे? तो जो भी ईयर आपको दिया हो उसकी लास्ट की डिजिट में 4 से डिवाइड कर दो, और अगर वो डिवाइड पूरा का पूरा चला जाए तो वो लीप वर्ष होगा, और अगर डिवाइड पूरा पूरा ना जाए तो वो साधारण वर्ष होगा। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे लिया गया 2020 और 2019 का। क्लियर? 2020 में आप 4 का डिवाइड करोगे लास्ट के 20 में तो पूरा का पूरा चला गया, यानी कि 2020 था वो एक लीप वर्ष था। अर्थात 2020 में जो फरवरी थी वो 29 माह की थी। क्लियर? और जो 19 था वो लीप वर्ष नहीं था, अर्थात उसमें जो फरवरी थी वो 28 दिन की थी। क्लियर? फरवरी कभी 28 दिन की तो साधारण वर्ष, फरवरी 29 दिन की तो लीप वर्ष। आप में से कई सारे बच्चों को अभी जो फरवरी निकल के गई तो पता होगा कि इसमें 28 दिन ही थे। क्लियर? तो दिक्कत नहीं करना है आपको। फिर बात आती है, एक साधारण वर्ष में 365 दिन, वही जितनी बातें हमने आपको बताई, होते हैं, और एक लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। अब आपसे सिंपल सा क्वेश्चन क्या पूछा जाता है नॉर्मल डेज में कि जो 365 दिन होते हैं उसमें सप्ताह कितने होते हैं? तो 52 सप्ताह और एक दिन होता है। हालांकि एक दिन को काउंट नहीं किया जाता है, बट 52 सप्ताह को काउंट किया जाता है। अब 52 सप्ताह निकल कर कैसे आते हैं? तो 365 में आपको 7 से डिवाइड करना होता है। क्यों? क्योंकि सप्ताह 7 का ही तो होता है, तो इसलिए 7 से डिवाइड करो तो 7 पना 35 हो गया, 7 दूना 14 हो गया। ठीक, तो 52 ये निकल आए, एक शेष बचा। तो मान ये लिया जाता है कि 52 सप्ताह और एक दिन का बनता है साधारण वर्ष। क्लियर? ये बातें बस आपको याद रखनी, काम कहीं नहीं आएगी। ठीक है, एक लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं या सप्ताह, तो सिंपल सी बात है, कितना हो जाएगा? 52 सप्ताह ये हो जाएगा प्लस 2 दिन हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक, फिर क्या बात आती है यहाँ पे, साधारण वर्ष में विषम दिनों की संख्या 1 है जो सप्ताह नहीं बना पाता, और लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या 2 है। ये बात आपको बस याद रखनी। मतलब क्या? मतलब ये विषम और सम का कि जो सप्ताह ना बना पाए, जो सप्ताह ना बना पाए, वो जो शेष दिन होते हैं वो विषम दिन कहलाते हैं। क्लियर? और जो सप्ताह बना लेते हैं वो सम दिन कहलाते हैं। तो 52 सप्ताह यानी कि 364 हैं वो क्या है? वो एक तरीके के सम दिन है, और एक जो दिन है वो 65वां, वो विषम दिन है। ठीक है, और कुछ भी नहीं पढ़ना है। अब आपसे ऐसा ही क्वेश्चन अगर मंथ वाइज पूछते
जनवरी माह में कितने विषम दिन होंगे, तो आप सिंपल सा बता सकते हैं ना कि जनवरी कितने दिन की होती है, 31 दिन की। इसमें आप 7 का डिवाइड करो, 7 चौक 28 बार जाएगा, ठीक है, 28 यहाँ पे हो गए, यानी कि आपके 4 सप्ताह तो बन गए, लेकिन 3 दिन आपके शेष रहे। ध्यान देना, 4 सप्ताह तो बन गए लेकिन 3 दिन शेष रहे, तो ये जो 3 दिन हुए ना, इन्हीं को हम विषम दिन कहेंगे। क्लियर हो रही बातें। अब आपसे सिंपल सा बताओ, अगर क्वेश्चन पूछ दे मार्च का, तो मार्च कितने का होता है, 31 मार्च का। यहाँ पे 7 से डिवाइड करो, क्लियर, 7 से डिवाइड करोगे तो 7 चौक 28, बचा कितना, 3, तो 3 विषम दिन है। अप्रैल को आप बताओ, अप्रैल को आप पढ़ोगे तो कितना अप्रैल होता है, 30 अप्रैल होता है, ठीक है, 7 से डिवाइड करो, 7 चौक 28, 2 बचे, यानी कि 2 विषम दिन। समझ गए। अब आपको हर महीने का विषम दिन पता है कि किस में कितना विषम दिन है। अब यहाँ पे एक बात और बताओ कि अगर जो फरवरी है 29 दिन की है, तो ये बताओ फरवरी 29 दिन की कब होगी, साधारण वर्ष में, तो इसमें विषम दिन कितने होंगे, इसमें विषम दिन होगा आपका 1, क्यों, 7 चौक 28। अब अगर आपको यहाँ पे दे दे फरवरी 28 दिन की, सॉरी यहाँ पे मैं कुछ गलत बोल गया, हाँ उल्टा बोल गया, फरवरी यहाँ पे है आपकी कितनी, 28 दिन की साधारण वर्ष में, तो यहाँ पे 4 7 से भाग दो तो क्या आएगा, 4, यानी कि विषम दिन कितने बच्चे, 0, यानी कि साधारण वर्ष में जो फरवरी है उसमें जो विषम दिन होते हैं वो 0 होते हैं। बट अगर वही लीप वर्ष हो जाए, ठीक है, अगर वही लीप वर्ष हो जाए, मतलब फरवरी 29 की हो जाए, तो उसमें 7 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, 1 विषम दिन बचेगा। क्लियर। तो आप ऐसे इस टॉपिक को समझ सकते हैं। चलिए ठीक है, यही बातें हमने आगे यहाँ पे लिख दी हैं। फिर क्या आता है, साधारण वर्ष का पहला दिन व अंतिम दिन एक समान होता है। ये बात याद रखना, मतलब ये सिंपल सा देखो, ऐसे क्वेश्चन क्या है ना कि गांव में एक समय में पूछे जाते थे। जैसे मुझे याद है कि मेरे मोहल्ले के बाबा वगैरह, दादा वगैरह, वो हम लोगों से क्या क्वेश्चन पूछते थे कि अगर कौआ उड़ता है आसमान में तो मगर रहता कहाँ है। एक उनका ये क्वेश्चन होता था, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन। ठीक, दूसरा वो क्वेश्चन हमेशा पूछते थे क्या कि सबसे ज़्यादा बारिश भारत में कहाँ पे होती है। ठीक है, ये उनके 2 फेवरेट क्वेश्चन होते थे। और एक और उनका क्वेश्चन होता था कि आज अगर सोमवार है तो पिछले सप्ताह का फला तारीख को कौन सा दिन था। ठीक, तो उन्हीं क्वेश्चन से संबंधित ये वाला एक क्वेश्चन बनता है। ठीक, तो आपसे सिंपल सा कोई पूछेगा तो आप बता सकते हैं। और इससे कई सारी फ़ायदे होते हैं। आपका बर्थडे की डेट निकालना हो, आपके दोस्त के बर्थडे की डेट निकालना हो, सहेली के बर्थडे की डेट निकालना हो, उनका दिन निकालना हो, ठीक है, अपने पिताजी के बर्थडे का डेट और डे निकालना हो, तो काफ़ी आसानी होती है। ठीक है, बिना कैलकुलेटर, बिना किसी के आप ये कर सकते हो। और कई बार तो बच्चों को आपने देखा होगा गाँव के, जब वो मैथ में ये चीज़ सीख जाते हैं तो मैजिक करते हैं। क्या करते हैं, मैजिक। वो कहेंगे आपके बाबा से, पापा से, दादा से कि दद्दू आप अपना डेट बताओ, हम आपका उस दिन बता देंगे कौन सा दिन था। तो पिताजी भी हैरान हो जाते हैं, गांव के लोग भी हैरान हो जाते हैं कि आज इस बालक ने या इस बालिका ने ऐसा क्या सीख लिया जो मैजिक है। समझ गए। तो ये मैजिक नहीं होता, मैथ होती है। ठीक, तो यही चीज़ है यहाँ पे। अब आप में से कई सारे बच्चे सोचे होंगे सर उसका फिर आंसर आप क्या देते थे, कौवा उड़ता है आसमान में मगर रहता कहाँ। तो उनका आंसर क्या होता था, उनका आंसर ये होता था कि मगर रहता है पानी में और कौवा उड़ता है आसमान में, ये उनका आंसर होता था। ठीक है, तो और दूसरा भारत में सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है, ज़मीन में, उनका आंसर ये होता था। ठीक है, चेरापूंजी और माशीन राम से उनका कोई संबंध ही नहीं था। ठीक, तो आप समझ सकते हैं गलत तो हो ही जाएंगे। चलिए, साधारण वर्ष का पहला दिन व अंतिम दिन एक समान होता है। अर्थात ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना ये चाह रहा है कि अगर 1 जनवरी को सैटरडे था, मतलब शनिवार था, तो 31 दिसंबर को सैटरडे ही होगा। क्लियर, ये बात आपको याद रखनी है। मान लीजिए, सपोज कीजिए, अगर आप में से किसी का भी बर्थडे 1 जनवरी को हुआ और 1 जनवरी को आपको तारीख सैटरडे थी और आप 31 दिसंबर को किसी से मिलने गए और उसने आपसे पूछा कि साहब आप ये बताइए कि आपका इस वर्ष जो बर्थडे था तो वो किस दिन को था, तो आप बता देंगे कि साहब सैटरडे को था। ठीक है, क्योंकि आज भी सैटरडे है, उस दिन भी सैटरडे ही था। लेकिन ये साधारण वर्ष की कंडीशन है। बट अगर आपको लीप वर्ष में दिया जाए, यानी कि 1 जनवरी को सोमवार, ये वही बातें हैं,
अगर लीप वर्ष में दिया जाए तो पहला दिन व अंतिम दिन में एक दिन का अंतर होगा। मतलब क्या कि अगर 1 जनवरी को सोमवार था तो 31 दिसंबर को मंगलवार होगा। समझ गए? मतलब क्या, एक दिन एक्स्ट्रा। सपोज करो कि अगर आपको यहाँ पे क्वेश्चन दे दे क्या, ये सोमवार है, ये मंगलवार है, अगर यहाँ पे दे दे 31 दिसंबर को बुधवार था तो 1 जनवरी को क्या था, मंगलवार था। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। क्लियर? कि एक दिन का गैप होगा उसके बीच में, सोमवार से मंगलवार के बीच। ठीक है, चलिए अगला क्या आता है, शताब्दी वर्ष। शताब्दी का मतलब क्या होता है? शताब्दी का मतलब ये होता है 100 वर्ष। क्लियर? इसको शताब्दी बोलते हैं। शताब्दी वर्ष साधारण या लीप वर्ष होगा। ठीक है, कैसे हमें पता करेंगे कि फला शताब्दी साधारण वर्ष की है या फला शताब्दी लीप वर्ष की है? तो इसका भी फार्मूला है। अगर वर्ष के अंत में 2 शून्य आ जाएं, यानी कि 100, तो वह शताब्दी वर्ष होगा। लाइक 1700, 1800, 2000। क्लियर? अब यहाँ पे एक कंडीशन है कि शताब्दी वर्ष में 400 से भाग देंगे। हमने वहाँ पे क्या देखा था कि नॉर्मल जो डेज होते हैं उसमें हम 4 से डिवाइड करते हैं लास्ट की 2 डिजिट पे, बट अगर शताब्दी वर्ष आ जाए तो उसमें हम क्या करेंगे, 400 से भाग देंगे। ठीक है, 1700 में 400 का भाग दिए तो पता चलता है ये लीप वर्ष नहीं है। क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा नहीं कट रहा। ठीक, 1800 में हमने 400 का भाग दिया तो फुल डिवाइड नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये भी लीप नहीं हुआ। बट 2000 में अगर हम 400 को डिवाइड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा ये लीप वर्ष है। ठीक है, अब यहाँ पे एक दिमाग लगाओ छोटा सा, अभी मैंने आपको बताया ना, आप समझ जाओगे। एक तो ये कैलकुलेशन से आप निकाल लो, ऐसे आप समझ सकते हो। अभी आपने पढ़ा ना 2020 क्या था, लीप वर्ष था, तो 2016 भी लीप वर्ष होगा, 2012 भी लीप वर्ष होगा, 2008 भी लीप वर्ष होगा, 2004 भी लीप वर्ष होगा, और 2000 तो होगा ही होगा। समझ गए? यानी कि प्रति 4 वर्ष के अगर गैप हम कर दें तो भी हमें पता चल जाता है कि ये लीप वर्ष ही था। क्लियर? चलिए इतनी बातें आप समझ गए। यानी कि 1600 नहीं होगा, 1600 साधारण वर्ष नहीं होगा, लीप वर्ष होगा। ठीक, 1800 नहीं होगा, मतलब 17, 18, 19 ये तीनों के तीनों लीप नहीं होंगे, 20 होगा और 16 होगा। ठीक है, चलिए इतनी बातें आपकी क्लियर हो रही हैं। इससे ज़्यादा आपको इसमें कुछ भी पढ़ना और रटना नहीं है। ठीक, अब हम क्या करते हैं, इतने जब फार्मूले हमने देख लिए तो एक तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो कि काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं, नॉर्मल तरीके से कभी ना कभी किसी न किसी के द्वारा आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो इन क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे और जब क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे तो हमें चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है हमारा, ऐसा ही क्वेश्चन आता है कि भारत के पूर्व प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई का जन्म 29 फरवरी 1896 को हुआ, तो पहला जन्मदिन कितने वर्ष बाद मनाया जाएगा? यहाँ पे एक बात मैं याद करा दूँ आपको, ये 100% श्योरिटी नहीं है कि मोरारजी देसाई का बर्थडे 29 फरवरी 1896 को ही हुआ होगा। हालांकि हुआ होगा ये निश्चित है, बट कंफर्म नहीं रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी बर्थडे की डेट मिले, मान लो मोदी जी के बर्थडे की डेट अगर आपको यहाँ पे मिल जाए 17 अगस्त 18 अगस्त, तो आप उसको क्लियर मत मानिएगा। ठीक है, देखते हैं क्या है भारत के पूर्व प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई के संदर्भ में। आपको यहाँ पे क्या दिया है, सिर्फ डेट दी है 29 फरवरी 1896। पूछा है कि पहला बर्थडे उन्होंने कितने वर्ष बाद मनाया होगा। दिखने में ही लग रहा है ना कि 1896 अगर हमें पता चल जाए कि लीप वर्ष है कि साधारण वर्ष है तो हम ये गेस कर सकते हैं कि अच्छा पहला बर्थडे उन्होंने इस दिन मनाया होगा। ठीक है, एक और बात, अब यहाँ पे बच्चे एक फार्मूला देख सकते हैं, इसको क्या करते हैं हम ऊपर लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या आपको दिया है 29, ठीक है, और ये आपका फरवरी। ठीक, बच्चों को एक चीज़ बड़ी अच्छी समझ में आ गई होगी कि सर आप इसमें ज़्यादा हमें मत घुमाइए, हमने एक ही चीज़ देख के बता दी। क्या कि सर इसमें तो ऑलरेडी 29 फरवरी ही दिया है, तो हम 1896 चेक करें या ना चेक करें, हमें तो पता ही चल जाएगा कि जो 29 फरवरी होगी ये लीप वर्ष ही है। ठीक है, अब इसके 4 वर्ष बाद जो आएगा वो लीप वर्ष होगा ही होगा, लेकिन गलती यहीं आपसे होगी। क्यों होगी? अभी आप देखिए, 1896 हमें पता है लीप वर्ष है,
97 लीप नहीं होगा, 98 लीप नहीं होगा, 99 नहीं होगा, ठीक है। 1900 की बात आई, ठीक है। तो क्या 1900 जो दिया गया है वो लीप वर्ष है? तो अभी आपने पढ़ा था, वैसे हमने आपको पढ़ाया था 1700, 1800 और 1900 ये लीप नहीं है। क्यों? क्योंकि इनमें 400 का डिवाइड नहीं जाएगा। आप यहाँ पे 400 का डिवाइड करो तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 4 का भाग 2 19 में क्या पूरा का पूरा कट जाएगा? नहीं कटेगा, ठीक है। तो नहीं कटेगा तो यानी कि लीप वर्ष नहीं है। अब यहाँ पे एक काम करो, ये 1900 दिया है, ठीक, 4 से नहीं जा रहा। एक काम क्या कर सकते हो आप कि 1900 के बाद अगला लीप वर्ष कब पड़ेगा? 1901, 1902, 1903, 1904 में, ठीक है। कितने पे पड़ा? 1904 पे, ठीक। अब 1904 पे आप 400 को डिवाइड करो तो ये कट जाएगा, ठीक है। और जब कट जाएगा तो अब आप बताइए 1896 से 1904 के मध्य कितने वर्षों का अंतर है? 8 वर्षों का। अर्थात मोरारजी देसाई अपना बर्थडे 8 वर्षों के बाद मनाएंगे, ठीक है। ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। क्लियर? तो इतनी बातें आप समझ गए। चलिए अब हम देखते हैं कुछ तथ्य जिनको आपको रट लेना है, आगे एग्जाम में काम आएंगे। मतलब आगे जब हम क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे तो वहाँ पे आपको काफ़ी उपयोगी साबित होंगे। जैसे क्या है कि 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं? 24 लीप वर्ष होते हैं। अब आपको लग रहा होगा सर ऐसे ही आ जाते हैं क्या 24? तो ऐसे नहीं आते। 100 में आप डिवाइड करें कितने का? 4 का। तो 4 दूना 8, 2 बचे, 4 दूना 8, 2 बचे, 4 पंचे 20। लेकिन 100 वर्षों में पूछा है ना, ऐसा तो पूछा नहीं है कि लास्ट डिजिट तक आप बताइए। तो ये याद रखना है, माइनस का 1 यहाँ आएगा, यानी कि आपका 24 लीप वर्ष होंगे, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हो गई। 400 वर्षों में कितने होंगे? तो एक बात बताओ, 100 में 24 हैं तो 24 इंटू 4 करो। पहली बात कितना हुआ? 24 इंटू 4, 4 चौको 16 और 4 दूना 8, 1 9, 96 और प्लस का 1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक इसमें 100 जुड़ेगा जाके, ठीक है। तो 97 लीप वर्ष हो गए। ये 2-3 चीज़ें आपको बस याद रखनी है कि 100 वर्षों में 24 लीप वर्ष हुए और 400 वर्षों में 97 लीप वर्ष हुए। अब एक बात यहाँ पे बताओ, क्या कि 100 वर्षों में फरवरी 29 महीने की कितनी हुई? 24 हुई होंगी ना, ठीक है। इसमें लॉजिक नहीं लगाना, यही सोचना है। 100 वर्षों में फरवरी 29 माह की कितनी होंगी? 24 होंगी, ठीक। 400 वर्षों में फरवरी 29 माह की कितनी होंगी? 97, ठीक। ये याद रखना है। चलिए अब यहाँ पे एक क्वेश्चन थोड़ा सा इससे अलग, हमने ये तो बता दिया, थोड़ा सा अलग और दिखाते हैं। क्या क्वेश्चन है? 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आएगी? अभी हमने आपको क्या बताया कि 29 तारीख केवल फरवरी में कितनी बार आएगी? तो आपने पढ़ा ना 97 बार, ठीक। अब आपसे पूछा है कि पूरे के पूरे 12 के 12 महीनों में 400 वर्ष में कितनी आएगी, ठीक। तो वो कैसे निकालना है? तो देखो सिंपल तरीका है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। एक वर्ष में कितनी तारीख होती हैं? 29 तारीख। कम से कम 11 होती हैं अगर हम फरवरी को हटा दें, ठीक। तो 400 वर्षों में कितनी हो जाएंगी? 11 इंटू 400 मतलब 4400 बार तारीख आएगी 29, ठीक। अब 400 वर्षों में फरवरी कितनी बार आएगी? अभी हमने पढ़ा कि टोटल फरवरी 97 आएंगी, तो 97 वो हो गई। 11 तो हमने यहाँ जोड़ लिया, हमने 12वां मंथ ही स्किप कर रखा था। तो 4400 और 97 यानी कि कुल कितना होगा? 4497 बार 400 वर्षों में 29 तारीख आएगी, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर? अब हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, 1901 से 2000 के मध्य लीप वर्ष कितने होंगे? अब आपको क्या यहाँ पे दिमाग लगाने की ज़रूरत है? नहीं। क्यों? क्योंकि दोनों के मध्य कितना डिफरेंस है? 100 वर्षों का। और 100 वर्षों में लीप वर्ष कितने होते हैं? अभी आपने पढ़ा था, बताइए, 24 होते हैं। 100 वर्षों में लीप वर्ष कितने होते हैं? 24 होते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात बताइए, 2000 अपने आप में एक लीप वर्ष है, ठीक। क्यों? क्योंकि 4 से डिवाइड हो जाता है, ठीक है। 2000 अपने आप में लीप वर्ष है, तो एक लीप वर्ष तो ये हो गया आपका। तो 24 वो थे और एक ये 25 लीप वर्ष। यहाँ पे यही चीज़ हमने लिखी है
कि 100 वर्षों में 24 लीप वर्ष होते हैं और 2000 चूँकि खुद ही एक लीप वर्ष है इसलिए आपका ये हो गया, समझ गए। तो इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अब आप में से कुछ बच्चों के मन में कन्फ्यूज़न आ रहा होगा कि सर टोटल 100 वर्ष जब हम दे रहे थे तो वहाँ पे तो आपने लीप वर्ष हमें दिखाए नहीं, वहाँ पे भी तो 25 हो सकते थे। तो नहीं, वहाँ पे 25 आपके नहीं होंगे, वहाँ पे 24 होंगे, क्योंकि वहाँ पे शताब्दी वर्ष नहीं दिया हुआ था। मतलब शताब्दी का था 400 का डिवाइड वहाँ पे 100 पे नहीं जा रहा था, इसलिए वहाँ पे ये गलती नहीं करनी है हमें, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें आपकी हो गई। उम्मीद है आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट आज समझ में आए होंगे, ठीक है, कि 100 वर्षों में लीप वर्ष कितने होते हैं, 400 वर्षों में लीप वर्ष कितने होते हैं, फरवरी कितनी होती है, साधारण वर्ष का मतलब क्या होता है, लीप वर्ष का क्या मतलब होता है, विषम दिन कौन से होते हैं, सम दिन कौन से होते हैं, ठीक है। अगर किसी माह का साधारण वर्ष है तो जो दिन पहला होगा वही अंतिम दिन होगा। अगर कोई लीप वर्ष है तो जो दिन पहला है उसका एक दिन का अंतर अंतिम दिन का होगा, ठीक। मैं आपको ये क्यों रिवाइज करा रहा हूँ, क्योंकि अब आप जब आगे पढ़ेंगे सेकेंड पार्ट को इसी के, तो उसमें इन सारी चीज़ों की काम आएगा, सारी चीज़ें उपयोग में ली जाएंगी, ठीक है। तो इसको हल्के में मत लीजिए, आप इसको लिख लीजिए किसी रफ पेज पे, क्योंकि ये आपको वहाँ पे काम करेगा। और ये बेसिक है, अगर आप ये समझ गए आज बेसिक कि अच्छा 100 जो वर्ष होते हैं इसमें हमारे 24 लीप वर्ष होते हैं, 400 जो होंगे इसमें हमारे 97 होंगे, तो आप क्या है कि आगे की क्लासेस को अच्छे से कवर कर पाएंगे। क्लियर। तो उम्मीद है आपको क्लासेस आज की काफ़ी अच्छी लगी होंगी, साथ ही आपको बेसिक तरीके से कैलेंडर समझ में आया होगा। लेकिन मेरी फिर से वही रिक्वेस्ट है कि अगर आपके पास टाइम कम हो तो आप इस सीरीज को स्किप यहाँ से कर सकते हैं। आप केवल पार्ट 1 से लेकर 26 तक को ही बार बार रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ से ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। यहाँ से केवल 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं और 1 या 2 क्वेश्चन के लिए आप 26 जो पार्ट हैं उनको वेस्ट मत करिएगा। क्लियर। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में, तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।